हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिवीजन। आपको पता ही है कि मैंने मैराथन लेकर आना होता है हर एग्ज़ाम से पहले, ताकि बच्चों की मदद हो सके। और वेरी इंपॉर्टेंटली, ये मैराथन में से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को मिलते जा रहे हैं इस बार, और हर बार मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है उनको, और बहुत खुशी से वो पेपर देकर आते हैं। ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि इस पेपर में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिवीजन। तो चलिए, इस मैराथन का सबसे पहला पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, यानी सबसे पहला चैप्टर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करें, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, एनालाइजिंग, मेजरिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग करते हैं। किस चीज़ की सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ताकि हम अपने मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके, उनको डिसीजन लेने में मदद कर सके, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव आसानी से कर सके। तो बस एक सिंपल सादी, जो आपको पता है डेफिनेशन, वही है इसमें कि हमने क्या करना है, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है, एनालाइज भी करना है। ये 5 काम जब आप करते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, ताकि आप अपने मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद कर सको, और ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट अपने गोल्स की तरफ बढ़ता जाए और उनको अचीव कर ले, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट्स इट। अब दूसरा पार्ट आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैनेजमेंट इज एन इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उनका मेन फोकस क्या रहता है? अपने बिजनेस तक देखना, यानी इंटरनल फोकस करना। दूसरा उनका रहता है कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस तक रहना है। ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस में रहकर भी आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन तो करनी ही पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में सोचना, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती हैं, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो हम आने वाले पीरियड के लिए रेडी करते हैं, जैसे कि बजट। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी वॉलेंट्री नेचर में है, यानी ये कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसको अकाउंटिंग के बीच में करना ही पड़ेगा। यानी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उनके कुछ लॉज, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। आपको पता होगा गैप वगैरह, आईएफआरएस, ये जो चीज़ें बनी हैं, इसने रिस्ट्रिक्ट किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये एक वॉलेंटरी नेचर अकाउंटिंग है, जो कोई भी बिजनेस जब मन करे तब कर सकता है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसको फॉलो करना, मतलब इसको अप्लाई करना या नहीं करना, ये हमारे हैंड में है। इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। इंटीग्रेशन विद ऑपरेशन। अब जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा होता है, उसको मैनेजमेंट यूज करता है, तो ऑब्वियस ही बात है, ऑपरेशनल एक्टिविटी तक फाइनेंशियल डाटा के बीच में जो लिंक बनाने वाली एक्टिविटी है या लिंक बनाने वाली प्रोसेस है, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज कन्फिडेंशियबिलिटी। कन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है? एक तरीके से गुप्त, राइट। तो मतलब क्या है इस चीज का, कि ऑफन इन्वॉल्व सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैंने अभी कहा दिस इज अ इंटरनल यूजर। ऑब्वियस सी बात है, ये इंटरनली अकाउंटिंग करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इंटरनल इन्फॉर्मेशन से डील करेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट करेगा ज़्यादा हमारे बिजनेस को। इसने सिर्फ इंटरनल पर्पस तक काम करना है, और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन इज अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये भी इसका एक फीचर माना जाता है, जो इसमें कवर हम कर सकते हैं। तो चाहे फीचर आए चाहे नेचर आए, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमने ऊपर से ही लिंक कर लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने का एक सबसे बढ़िया वे है, क्योंकि ये हमें गाइड करता है। मतलब जो भी हम बजट वगैरह बनाते हैं, उससे इंटरप्रिटेशन करके हम अपने प्लानिंग तक उसको ले जाते हैं। उसके अलावा जो भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, उससे इंटरप्रेट करके हमें पता चल जाता है कि हमारी किस में से, मतलब कितना पार्ट करंट एसेट का है, कितना करंट लाइबिलिटी का, क्या आइडल रेशियो है या नहीं। इन चीज़ों का हमें आइडिया हो जाता है, जो कि हमें डिसीजन लेने में मदद होती है। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम डिसीजन अच्छे से लेते हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेज है, उनको बेस्ट यूज़ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस चीज़ का कितना यूज़ है, और किस चीज़ को कहाँ पे लगा के हम सुटेबल वे में आगे लेकर जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमारी जो वेस्टेजेस हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे ऑटोमेटिकली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है। थर्ड है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैंने अभी बताया आपको कि जब हम बजट बनाते हैं तो 2022 2023 2 साल का बजट मतलब आने वाले टाइम पीरियड के लिए कोई चीज़ रेडी करना कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारा प्रॉफिट कितना होने होने की संभावना है, हम कितना कमा सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो जो आप एक्सपेक्टेशन बेस पे बजट रेडी करते हो पिछले साल के बेस को लेकर या पिछले साल को देखते हुए, तो कंपेयर भी करते हो कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। सिमिलरली अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हो तो कैश फ्लो में हमें ये रिजल्ट पता चलते हैं कि पूरे साल में कितना कैश आया, कितना गया। तो ऑफ कोर्स हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कितना हम अपने बिजनेस में स्टेबल पोजीशन पे है, कितना लिक्विडिटी पोजीशन हमारी बनी हुई है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें प्लानिंग सबसे पहले आता है, क्योंकि जब हम डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं, हमारे इतने सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेने का डिसीजन हमें मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली किस चीज़ को कहाँ तक लगाना है और किस चीज़ का कितना यूज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हमें पता चल जाए, किस चीज़ को कैसे प्लान करना है उसके बारे में आइडिया हो जाए, तो प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वे में भी मदद करती है। मतलब कैसे दूसरे दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। कस्टमाइजेशन, ये इसका मतलब एक अनदर वे ले लो तो वॉलंटियर है, तो वो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वॉलंटरी नेचर अकाउंटिंग है। नेक्स्ट, बेंचमार्किंग और रिस्क मैनेजमेंट। बेंचमार्किंग मतलब होता है एक टारगेट सेट कर सकते हैं हम इसमें, मतलब कंपैरिजन करके हम एक पता कर सकते हैं कि हमें कितना टारगेट आने वाले पीरियड में चाहिए। तो एक तरीके से कह लो बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं बड़े आराम से कि किस पोजीशन, मतलब मैंने ये कंपैरिजन का वैसे आपको बता दिया बजट के बेस में सबसे बढ़िया एक कंपैरिजन इसमें हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन जो इसके मेन पार्ट हैं, कंपैरेटिव साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके अलावा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में तो ऑब्वियसली कंपैरिजन हम करते हैं। तो जब भी ऐसे कंपैरिजन हम देखते हैं तो उससे क्या होता है, कंपैरिजन के वे में हम पता आसानी से कर लेते हैं कि आने वाले पीरियड में हमें करना क्या है और क्या बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, वॉलंटरी नेचर होने की वजह से ये हर कंपनी अपने बेसिस पे रेडी करती है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी हो जाती है। यानी हर कंपनी अपने तरीके से इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डन करने की कोशिश में होती है। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैं किसी किसी चीज़ का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये नहीं कि कैश फ्लो का नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ मैक्सिमम चीज़ों का फॉर्मेट इसमें कवर नहीं होता, या किस चीज़ को कैसे रेडी करना है ये कंपनी अपने बेसिस पे रेडी करती हैं। तो एजम्पशन और एस्टिमेट अपनी अपनी कंपनी अपने अपने हिसाब से लगाती हैं, जिसकी वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी हो जाती है। नंबर 2, कॉस्टली। अब देखो जितने भी पार्ट्स इसमें आप कवर करते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, एबीसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इन सब चीज़ों को करना भी है ना भाई, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के बाद ही तो डिसीजन पता चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का अपना डिसीजन लेने के लिए मदद होती है। मतलब अगर मैं बजट कर रहा हूँ तो बजट बनाने में उसकी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो उसकी अलग एडवांटेजेस हैं, तो हर एडवांटेज के लिए मुझे अलग चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे ज़्यादा कॉस्ट लगाकर ही उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ इम्प्लीमेंट, मतलब ये कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये वॉलंटरी नेचर भी है, इस वजह से भी इसका ये कारण बन जाता है। ओवर एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल डाटा। ओवर एम्फेसिस मतलब होता है कि हम डिपेंड हो चुके हैं फाइनेंशियल डाटा पे, क्योंकि हमने ऊपर बात करी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा से लिंक्ड होकर ही हमें बताता है कि हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसे वर्क कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक फाइनेंशियल डाटा ही एक्यूरेट नहीं होगा, हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें कि इसमें एक्टिविटी मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता कौन से मेथड को अप्लाई करना है, या फिर कह लो कि जो मेथड्स इसके बने हुए हैं, जैसे इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, अब दोनों एक साथ आ जाएं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट कौन सा मेथड सही रहेगा। तो वहाँ पे आंसर कई बार डिफरेंट आने की वजह से, या कौन सा मेथड अप्लाई करना है उसकी वजह से, या कैसे एनालिसिस करना है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट्स इट। ये थे आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आप बिल्कुल पॉइंट्स देखिए। जो भी मैंने ऊपर डिस्कशन करी वही इसमें ज़्यादा कवर हुआ पड़ा है। प्लानिंग के बारे में बता दिया ऊपर मैंने, डिसीजन मेकिंग हम ऊपर कर चुके हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का स्टेप मैंने बता दिया ऊपर, कॉस्टिंग, बजटिंग। हाँ,
अब ये दोनों चीज़ें भी मैंने बताई हैं, लेकिन मैं कॉस्टिंग के ऊपर एक बार बता देता हूँ कि ऑफ कोर्स हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पहले ही कॉस्टिंग क्यों करते हैं सर? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्टिंग का एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमने कॉस्ट लगा के कॉस्ट अकाउंटिंग में फिल किया है, यानी जो भी हमारा डेटा बनकर आया है कि इतनी कॉस्ट लगती है, इतना डेटा हमारे पास है कॉस्टिंग का, तो वहाँ जो डेटा पड़ा हुआ है कॉस्टिंग के ऊपर, वो डेटा का इस्तेमाल करके जिसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, ये सारी प्रोसेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डन होती है। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए पहले की जाती है ताकि कॉस्ट को देखकर उसके ऊपर डिसीजन बाद में ले लिया जाए, और डिसीजन लेने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। दैट्स वाई तो ये स्कोप इसमें आता है, यानी कॉस्टिंग इसमें कवर होता है। ठीक है, बजट भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा फोरकास्टिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा हमें। डिफरेंशिएट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग है, जबकि मैनेजमेंट एक इंटरनल रिपोर्टिंग। ये डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनली फोकस करता है, जबकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश होती है, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे सप्लायर्स सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है ना, इस वजह से। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड होती है, जो कि पास के ऊपर बना होता है, जबकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, या ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न होते हैं, यानी यहाँ तो IFRS अप्लाई करना पड़ेगा या फिर गैप, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। अब उसके अलावा हमारी बात होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, तो वो जो है वो एक वॉलेटरी नेचर है। तो जब कोई चीज़ वॉलेटरी नेचर की होती है तो उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, उसका कोई प्रॉपर गवर्नेंस नहीं होता। तो इस वजह से ये पॉइंट इसमें कवर हो जाता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस नहीं बनी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट्स वाई इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक नैरो स्कोप है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉडर स्कोप में कवर होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने कुछ बेसिक्स आपको बता दिए, जिसमें से आप और भी पॉइंट्स देखकर आसानी से इस क्वेश्चन को अगर आता है तो कवर कर सकते हो, वेदर 5 मार्क्स और वेदर 15 मार्क्स के बीच में 5-6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो। चलिए, तो यहाँ तक आपका सबसे पहला सेक्शन 1 का पहला चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर हो चुका है। तो अब इसके बाद कवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमें फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या कैसी है, उसके बारे में। क्या कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है, लिक्विडिटी के अलावा सॉल्वेंसी पोजीशन मेंटेन करी हो या कंपनी के कि नहीं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। क्यों सर? ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमें इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं चलेगा तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उसकी हेल्प से ही हम आगे सारा काम कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर कह लो कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में पता चल सकता है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब तक रिलायबल नहीं है तब तक हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डिसीजन सुटेबली ले पाना, ये भी किसकी मदद से होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही मदद से होता है, क्योंकि जब तक वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, हमें मदद करेगी, हम डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात मैं बताता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल बाय डिस्क्लोजिंग इट्स फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड रिजल्ट। अब मैंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के देख के ऊपर अपना एक रिजल्ट रेडी किया। तो जब भी मैं कोई बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूँ, और नोट्स टू अकाउंट्स में आपने देखा होगा बहुत सी फर्दर चीज़ें लिखी होती हैं, और उसके फर्दर भी मैंने कुछ नीचे लाइन्स लिखी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर प्रोसीजर रखा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहती है कि जब भी हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप उससे क्या रिजल्ट निकले, आप उससे कैसा काम कर रहे हो, क्या आपने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी हैं कि नहीं, उस चीज़ को आपने लिखना है। पूरे साल में क्या हुआ उसका डिस्क्लोजर देना है। तो वो डिस्क्लोजर क्या है? एक तरीके से अकाउंटेबल बनाता है बाकी कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए।
इसके अलावा आता है सपोर्टिव एनालिसिस। जो एनालिसिस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से ही पता कर लेते हैं कि सॉल्वेंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है कंपनी की, और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्योंकि इससे हमें P&L और बैलेंस शीट की मदद से ये पता चल जाता है कि कंपनी की पोजीशन किस तरफ जाएगी बाय यूजिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग, बहुत से सिंपल ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऊपर भी मैंने कवर किए हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है फुल डिस्क्लोजर करना। तो फुल डिस्क्लोजर का पॉइंट मैंने अभी बताया कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये रह जाता है कि हमने सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है पूरे साल के अंदर, चाहे कोई लॉस हुआ, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर्स आए थे, चाहे हमने कोई डिविडेंड दिया, या चाहे कोई अप एंड डाउन्स आए, तो वो सारी चीज़ों को जब हम डिस्क्लोजर में डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम प्रॉपर चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही चाहती है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो काम किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, अब इसमें कुछ लैकिंग पॉइंट्स भी कवर होते हैं। वो कौन से हैं सर? सबसे पहले, ये डेटा हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डेटा जो है वो पास्ट के ऊपर बना हुआ है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। तो पास्ट चीज़ें हमेशा लिमिटेशन में कवर होती हैं। सब्जेक्टिविटी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आया था, इसमें भी आ गया, बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते वो भी कवर इसमें नहीं होते। सर कैसे? जैसे कि मैनेजमेंट में कोई चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, या फिर कह लो रेगुलेटरी सिस्टम चेंज हुआ है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये कई बार ज़्यादा डिस्क्लोजर इसमें नहीं होता। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती। इन शॉर्ट, इसमें क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्यूचर प्रिडिक्शन होती नहीं है ऑफकोर्स यार। अगर हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड है तो हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डिसीजन उसमें नहीं ले सकते, क्योंकि हम पास के बेसिस पे फ्यूचर के बारे में सोचना थोड़ा सा रिस्की रहता है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस इसमें नहीं करते या लिमिटेड करते हैं। और लिमिटेशन नेचर इसमें यह कहती है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन ना होने की वजह से हम सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाते और बिजनेस कई बार अच्छे वर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना ही एक प्रॉब्लम है। कैसे सर? अब ऑब्वियस सी बात है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज का वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कवर किया मैंने, कि इसमें बहुत से ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं जिनका अप्लाई कैसे, कहाँ, क्या, क्यों करना है, ये हमें कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, अगला टॉपिक जो है वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इसमें कवर, कि टूल्स। क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये ऑब्वियस सी बात है आपके फर्दर सारे चैप्टर्स कवर होते हैं इसमें, कि रेशियो एनालिसिस हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। ये जो मैंने वर्ड कहे, ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कवर करी हैं। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल जब किसी चीज़ का हो जाता है तो उसकी थ्योरेटिकल चीज़ों को लिखना आसान रहता है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी कॉमन और कंपैरेटिव के लिए एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, कि वो मैं लास्ट में डिफरेंस ज़रूर कवर करूँगा, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है जी। बाकी इसमें बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। कैश फ्लो और फंड फ्लो का भी बीच में कवर हो जाएगा, डिफरेंस लास्ट में। चलिए, बस इसमें सेक्शन ए कवर हो गया। और ये वीडियो जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बेसिस के ऊपर बनाई गई है। उनका एक दिन कल एग्जाम है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए ये वीडियो रेडी की गई है। ठीक है, तो इस वजह से उनके बेसिस के ऊपर उनका सिलेबस डन किया गया है इसमें। बाकी अगर सेम सिलेबस किसी और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का है तो वो भी इससे हेल्प ले सकता है। चलिए, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जितना लाइक आप करते हो, जितना शेयर आप करते हो भाई साहब, उतना अच्छे तरीके से बाकी बच्चों की भी मदद हो जाती है। वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है ना, उतना हमें खुशी मिलती है यार। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारा सेम टू सेम कुछ रिजल्ट आया हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाया करो वीडियो को। और अगर हो सके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करा करो, नहीं तो वैसे ही फीडबैक देकर जाया करो कि कैसा लगा है। ठीक है, चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमने अकाउंटेबल बनाना है। मतलब हमने अपनी अथॉरिटी को कैसे डेलीगेट करना है और कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। वो अकाउंटिंग जो हमें ये चीज़ों के बारे में बताए, जो अकाउंटिंग सिस्टम जो हमें हेल्प करे डेलीगेट करने में अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी एक ऐसा मैनेजरियल सिस्टम जो इन काम को करता है जो मैंने अभी बताया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं सर? हम डेलीगेशन करते हैं, हम मैनेजरियल कंट्रोल करते हैं अपने गोल्स के ऊपर, हम लीडरशिप स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, हम ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मैनेजरियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन लेते हैं उनके बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो आप लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा बताना हो इसके बारे में। अब मेन टॉपिक है कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग करते कैसे हैं? कंट्रोलिंग के प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया हुआ है मैनेजमेंट के अंदर? सर वही है इसमें ज़्यादा, वही है। सबसे पहले हमने मतलब काफ़ी हद तक वही है, ध्यान से देखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सर सबसे पहले हमें पता करना है कि कितने सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे। सर मेनली 4 सेंटर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है जी। तो इसका सबसे पहले यही रहता है कि कॉमन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करो। मतलब हम सेंटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन सेंटर्स में हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि आपने इतना स्टैंडर्ड है, आप में मतलब इतना परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि कितनी डन हुई है, और जब डन हो गई है उसको कंपेयर करा जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ कि भाई साहब सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है तो क्यों हुआ है पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो इसका रीज़न क्या था। उसके बाद सर लास्ट में हमारे पास आता है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन क्या होता है कि सर अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पे किन एक्शंस की ज़रूरत है, किन फीडबैक की ज़रूरत है। अब कोई अनफेवरेबल पॉइंट आता है तो उसको फेवरेबल कैसे बनाना है, ये एक्शन लेना होता है लास्ट पॉइंट के अंदर। तो सर ये तो मैच करती है कंट्रोलिंग के, या बिल्कुल 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 ठीक है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो इन स्टेप्स को, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए सर इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग हमें करना क्यों है, या बिजनेस इसकी यूटिलिटी कैसे लेता है। तो सर सबसे पहले आता है अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो जाती है। मैंने अभी बताया इसके डेफिनेशन में ही, जब अथॉरिटी अच्छे से डेलीगेट हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को पता चल जाए, तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी भी हमें क्लियर हो जाती है कि किस पर्सन को कौन सा काम दिया था और किस पर्सन ने कौन सा काम करना है। सेकेंड है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो भाई साहब परफॉर्मेंस भी अच्छे से इवैल्यूएट हो जाती है। मुझे पता है कि मैंने ए डिपार्टमेंट को कहा था कि आपने कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है, और कॉस्ट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि इसके मार्जिन से ज़्यादा कॉस्ट इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं जानी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो मैं उससे कंपेयर करूंगा, तो मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ए को मैंने ये काम सौंपा था और डिपार्टमेंट ए की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के ऊपर, ये मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। भाई साहब जब अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है, जब सपोज आपको अथॉरिटी भी डेलीगेट हो जाती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्रेशराइज नहीं होते, आपको अच्छा लगता है और आप उस काम को करने के लिए अच्छे आगे बढ़ते हो। यानी जब एक इंसेंटिव सिस्टम उसमें जुड़ता है, इंसेंटिव मतलब क्या होता है, जब आपको डेलीगेट होती है ना अथॉरिटी, और उसके साथ साथ आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने ये काम कर दिया तो ये आपको मिलेगा, तो एक रिवॉर्ड या एक इंसेंटिव जब आपको देने की कोशिश होती है कि आपको इतने पैसे मिल सकते हैं, इतना फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन मिल सकता है, तो आप अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। जब अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीज़ें जो मैं अभी घुमा रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ लिंक्ड हो जाती है ना, तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। सर कैसे, मतलब बहुत सिंपल है कि अथॉरिटी जब अच्छे से डेलीगेट हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को पता चल जाए और अकाउंटेबिलिटी सारी ओर से आ जाए, तो बिजनेस के लिए डिसीजन लेना डन। ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये भी पॉइंट बहुत सिंपल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फैसिलिटेट एफिशिएंट एलोकेशन बाय हाईलाइटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट। जब आपने सभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर ली, आपको पता है किसके लिए कितना काम सही है, किसने कितना काम अचीव किया, किसके लिए वो नेगेटिव पॉइंट रहा है, ये सब चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट हुए हैं, ताकि आप आने वाले टाइम पीरियड में उसको और अच्छे से एलोकेट कर सको। दैट्स इट। सर अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कौन से होते हैं। तो सर इसमें 4 तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करना, कोई मतलब नहीं है रेवेन्यू ऊपर जाता है नीचे जाता है, कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बस कॉस्ट, बस कॉस्ट, बस कॉस्ट। दूसरा है प्रॉफिट, सॉरी दूसरा है रेवेन्यू। इसका मतलब है सिर्फ रेवेन्यू, भाई साहब पैसा आ जाए, पैसा आ जाए आ जाए आ जाए, कोई मैटर नहीं करता कितनी कॉस्ट लगती है। मतलब ये आपस में कोई लिंक्ड नहीं होता कि कॉस्ट और रेवेन्यू। अरे भाई कॉस्ट का काम है कि वो कम करेगा कॉस्ट, रेवेन्यू का काम है कि वो बढ़ाएगा रेवेन्यू।
इसमें कोई मैटर नहीं करता कैसे बढ़ा रहा है, वो कॉस्ट कितनी लग रही है। कॉस्ट का काम कौन देखेगा? कॉस्ट सेंटर देखेगा। सिमिलरली प्रॉफिट, सर प्रॉफिट बढ़ाने वाला काम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर ये ध्यान में रखेगा कि रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब समझ में आया लिंक्ड कैसे हुआ? कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का मतलब कॉस्ट सेंटर कॉस्ट पे ध्यान देगा, रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू पे देगा, और इन दोनों के ऊपर कि रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा रहे कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट तो ये ध्यान नहीं देगा ना कि रेवेन्यू क्या कर रहा है, और रेवेन्यू भी नहीं देखेगा कॉस्ट क्या कर रहा है। तो इन दोनों के ऊपर फोकस करने वाला सेंटर क्या है? प्रॉफिट। वो देखेगा कि भाई साहब रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से ऊपर रहना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या कहता है? भाई साहब हमने इन्वेस्टमेंट को देखना है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी जो भी चीज़ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये सेंटर अलग काम करता है, ये देखता है भाई साहब प्रॉफिट हमारे पास इतना हो रहा है, वो ध्यान दे रहा है प्रॉफिट सेंटर। हम सिर्फ उस प्रॉफिट को कहाँ पे और लगा दें ताकि हमें बेटर रिटर्न्स मिलते जाएं फ्यूचर में। दैट वर्क इज कंसिडर्ड टू बी अ इन्वेस्टमेंट सेंटर्स वर्क। ठीक है, तो इसमें कुछ मैंने डिफरेंशिएट करके आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको अच्छे से एक बार देख लो, क्लिक कर लो या फिर पढ़ लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग या प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग। तो सर प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग होता क्या है? तो ऑफ कोर्स प्राइस लेवल को दर्शाने वाली अकाउंटिंग, यानी प्राइस में कितने चेंजेस और फ्लक्चुएशंस हुई हैं उस अकाउंटिंग को रेडी करना, यानी उस चेंजेस के बारे में अकाउंटिंग को रेडी करना। दैट इज कंसीडर टू बी अ मतलब वो मेथड, वो एक सिस्टम जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना सिखा देता है कि कैसे प्राइस लेवल चेंजेस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करना है। दैट इज कंसीडर टू बी अ PLA, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, यानी प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग। ठीक है, इसकी ज़रूरत या फिर कह सकते हो सर इसकी रेलेवेंस, या फिर इंडिया में इसको क्यों अप्लाई किया जाता है? सबसे पहले इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर के लिए। क्यों सर? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग हम उसके उसके साथ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस तरीके से एडजस्ट करने में मदद मिल जाती है। यानी एक तरीके से अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम वैसे भी डन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी हम डन करते हैं, तो सर उससे क्या होता है, हमें इन्फ्लेशन का जो मेन फैक्टर है वो भी पता चल जाता है कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हमारे बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारी एसेट लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, ये देखने के लिए। दूसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस करंट वैल्यू। कहते हैं कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम हमेशा हिस्टोरिकल पे बात करता था, जबकि जो है अपना आने वाले अकाउंटिंग सिस्टम्स वो हमेशा फ्यूचर देखते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिमिलरली प्राइस लेवल अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें हम फ्यूचर्स के बारे में देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन इतनी हो गई थी या इतनी मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है इन्फ्लेशन का, वो हम पास देख रहे हैं, और उस ट्रेंड के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम पीरियड में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का और कितना इफेक्ट पड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल डेटा वर्सेस करंट वैल्यू, जो कि हमें फाइनेंशियल मतलब जो कि हमें प्राइस लेवल अकाउंटिंग के मेथड के जरिए काम में आता है। परफॉर्मेंस को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं हम, इसमें एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मीनिंग दे सकते हैं, और उसके ऊपर डिसीजंस लेकर अपनी प्लानिंग को अच्छा कर सकते हैं। ये भी इसका एक मेन वर्क है। अब देखो डिसीजन वैसे आप अलग से भी लिख सकते हो पॉइंट, अदरवाइज इसमें कवर कर सकते हो। मैंने बहुत बार इस चीज़ को कवर कर दिया है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट बहुत सिमिलर है जो हर किसी में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेशन। जब हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होने से क्या होता है सर, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इन्फ्लेशन फैक्टर को भी शो कर रही है कि हमारे बिजनेस पे कितना इन्फ्लेशन फैक्टर है हर चीज़ का। तो इन्फ्लेशन भी जो दिखती है ना, वो क्रेडिटर्स भी आकर देखते हैं, इन्वेस्टर्स भी आके देखते हैं हमारे बिजनेस में कि उस इन्फ्लेशन का उस मतलब उस इन्फ्लेशन फैक्टर का हमारी बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो कितना इन्फ्लेशन फैक्टर हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, ये देखते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर। और जब ये चीज़ें देखने लग जाते हैं ना वो चीज़ें, तो ऑब्वियस ही बात है उनके साथ रिलेशन, और इन्वेस्टर और क्रेडिटर का जो रिलेशन है और हमारे साथ उनका दोनों का रिलेशन है जो, वो बहुत ईजिली और अच्छा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें हम ट्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छे से देख पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियल रिटर्न पता चलता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर।
कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या रियल रिटर्न हुआ है, क्योंकि देखो हम जब इन्फ्लेशन फैक्टर इग्नोर कर देते हैं ना, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बिजनेस पे इन्फ्लेशन ने क्या इफेक्ट डाला था भाई। तो जब तक इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी समझ में नहीं आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे बिजनेस पे कोई भी ट्रू रिफ्लेक्शन है, यानी हम ये कह ही नहीं सकते हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। ठीक है ना, हम ट्रू रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है जब तक हम इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, रिटर्न हमें अच्छे से पता नहीं चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से पता चल जाए कि ये चीज़ें है क्या और आप इसमें कैसे लिख के आ सकते हो। प्राइस लेवल अकाउंटिंग के कुछ मेथड्स हैं जैसे कि सीपीपी, करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर क्या होता है, दैट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रीस्टेट नॉन मॉनिटरी आइटम एट देयर करंट वैल्यू। नॉन मॉनिटरी आइटम को करंट वैल्यू तक लेकर आना। मतलब क्या था सर, मतलब ये था कि करंट वैल्यू इज इक्वल टू हिस्टोरिकल मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स फैक्टर। अब आप सीपीपी यानी सीआईआई यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स करते हो ना, तो आप क्या करते हो, जब कैपिटल गेन करते थे वहां पे क्या करते हो, उस साल की वैल्यू को आज के साल में कन्वर्ट कर देते हो, वही है इसमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, उसके अलावा आता है कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर का होता है कि उसमें सिर्फ हम नॉन मॉनेटरी फैक्टर को देखते थे, यहाँ पे हम मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों को हम लेकर आते हैं अपने आज के टाइम में। क्या मतलब सर, मतलब ये है कि बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम यूजिंग द प्राइस इंडेक्स टू मेंटेन द कांस्टेंट परचेजिंग पावर। इसमें हम दोनों फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने प्राइस फैक्टर को मेंटेन कर सकें, परचेजिंग पावर को कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यू ऊपर क्या था, सिर्फ और सिर्फ दैट इज प्राइस इंडेक्स फैक्टर। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि हिस्टोरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एंडिंग प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस इंडेक्स। तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ प्राइस इंडेक्स है, इसमें दोनों ओपनिंग प्लस एंडिंग, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मेन फैक्टर रहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट को एडजस्ट करना। ठीक है, टू दी करंट कॉस्ट इक्विवेलेंट, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट को करंट कॉस्ट तक आपने कैसे एडजस्ट करना है, उसके लिए हम ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और सर इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम वही चीज़ है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं करंट कॉस्ट इंडेक्स के साथ, कि आज के टाइम में उस चीज़ की क्या कॉस्ट रह सकती है उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय जिस साल में हमने मतलब वो कॉस्ट इंकर करी थी। मतलब अगर 2005 की बात करूं, उस साल में मैंने कोई कॉस्ट रखी हुई है, मतलब मेरी किसी चीज़ की कॉस्ट है 1000 रुपये, तो उस साल में मेरा जो बेस फैक्टर था उस समय था 80 रुपीज़, तो मैंने 100 डिवाइडेड बाई 80 कर दिया। आज के टाइम में वो वैल्यू हो चुकी है 80 से लेकर 120, तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है जैसे आप CII करते आ रहे हो, इन्फ्लेशन इंडेक्स पढ़ते आ रहे हो, वही इसमें है सारी चीज़ें और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली वैसे ही करना है सारी चीज़ों को, बस आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए कि किस मेथड का क्या काम होता है। डन है जी, क्लियर है इतना। चलिए अब इसके बाद देखो, जैसे कि आपकी लिमिटेशंस आती हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग की, तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 5 नंबर में ये क्वेश्चन कवर हो जाता है, वैसे आपके टॉपिक्स में नहीं है बट फिर भी एक बार अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं कि सोशल अकाउंटिंग क्या होता है। सर सोशल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमने मतलब एक तरीके से एक ऐसी प्रोसेस दैट communicating the social and environmental effect of organization economic action to the particular interest group within the society and society at large। सर मतलब क्या था, मैंने जब अपनी सोसाइटी को यह दिखाना है कि मेरे बिजनेस ने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया है, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए क्या किया है, तो कुल मिला के CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वही जब हम अपने अकाउंटिंग के जरिए अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, सोशल अकाउंटिंग। मेन मतलब क्या होता है सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है, ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस इसमें आप सिमिलर लिख सकते हो। सोशल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हम ये पता कर सकते हैं कि बिजनेस ने अपने सोसाइटी के लिए कितना काम किया है। नंबर 2 स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, इससे हम अपने सप्लायर और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर क्रेडिटर्स कस्टमर्स वगैरह हैं
उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन बना सकते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ हमेशा लिंक्ड रहेंगे और पॉजिटिव रिलेशंस बना के रखेंगे। जब हम सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारे पॉजिटिव रिलेशंस हमारी सोसाइटी से बनते हैं, तो उस चीज़ से हमारे जो बाकी काम है वो भी अच्छे अच्छे तरीके से चलने लग जाते हैं। और ये सब चीज़ों का रिजल्ट जब पॉजिटिव निकल के आता है, उस पॉजिटिव रिजल्ट से हम अपनी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली सोशल अकाउंटिंग की मदद से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे सोसाइटी और हमारे बिजनेस से रिलेशन कैसे है और उनका क्या पॉजिटिव फैक्टर निकल के आया है, और उस पॉजिटिव फैक्टर से हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर कभी भी किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बनानी पड़े तो सोशल अकाउंटिंग इज द बेस्ट बेस फॉर दैट। क्यों सर? क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि सोसाइटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हमें डिसीजन लेकर अपनी पॉलिसीज़ रेडी करनी है, क्या हमें अपनी सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए करना चाहिए। तो ये जब फैक्टर मैं बता रहा हूँ, तो ये फैक्टर्स बेस बनाते हैं किस चीज़ को रेडी करने के लिए, किसी भी बिजनेस की पॉलिसी को रेडी करने के लिए। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि बिजनेस को आप अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सीएसआर में दीजिए, जैसे कि 2% ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, राइट। तो ये एक लिमिट, वो है एक क्राइटेरिया जो करना पड़ता है हमें फॉलो। तो ऑफ कोर्स वो भी कुछ कंपनियों को करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं हर कंपनी, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर गवर्नमेंट यही कहती है कि जब आप हमारे लिए अच्छा काम करोगे, मतलब हमारे कहे गए काम को अच्छे से करोगे, रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली हम आपको बेनिफिट्स भी आने वाले टाइम पीरियड में शायद और ज़्यादा दे दें। तो वो बेनिफिट किसी भी हो सकता है, टैक्स बेस पे भी हो सकता है या किसी और बेस पे भी हो सकता है। तो कुल मिला के जब हम सोशल अकाउंटिंग करते हैं तो रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस हमारी अच्छे से हो जाती है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चों ने कई बार छोड़ी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कि सोशल अकाउंटिंग की अप्रोच क्या रहती है। सोशल अकाउंटिंग की अप्रोच रहती है सबसे पहले ट्रिपल बॉटम लाइन। सर, ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना है, प्रॉफिट, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। जब आप ये 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखोगे, आप कभी भी प्रॉब्लम्स में नहीं आ सकते, आपका हमेशा बिजनेस अच्छा रहेगा। सोशल अकाउंटिंग इन 3 चीज़ों के बारे में हमेशा बात करता है। दूसरा ये बात करता है सीएसआर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे से इनिशिएटिव्स लेकर आते हो, फ्यूचर प्लान्स को बनाते हो, कोई स्कूल वगैरह, कोई इन्वायरमेंट के लिए आप अपनी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को रन करते हो, तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आप सोशल अकाउंटिंग को बढ़ावा दे रहे हो। आप सोसाइटी के लिए अपना काम, अपने बिजनेस को एक पॉजिटिव रिलेशन में लेके जा रहे हो। तो ऑटोमेटिकली ये जो अप्रोच है ये किसके अंदर कवर हो रही है? सोशल अकाउंटिंग के अंदर। देन आते हैं सोशल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखो, आपने हमेशा सुना होगा कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, हमें कितना बेटर रिटर्न मिले, लेकिन सोशल अकाउंटिंग कहता है कि सोसाइटी ने आपको कितना रिटर्न दिया है। यानी आपने सोसाइटी के लिए जब कुछ किया तो सोसाइटी ने कुछ आपके लिए कैसे किया, मतलब आपके बिजनेस में कैसे रिटर्न मिले हैं आपको उस सोसाइटी की ओर से, जिस सोसाइटी के लिए आपने किया। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपेक्षा रखते हैं, मतलब ये है कि आपने जो उनको दिया है, क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिला है कि नहीं मिला है, ये देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता है कि हम इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों रखते हैं। अब बात आ गई ना, फाइनेंशियल तो जो हम करते हैं वो करते ही हैं, नॉन फाइनेंशियल का मतलब हम सोसाइटी के लिए कई बार क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान देते हैं, या फिर कह लो कि एक तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए हम सोसाइटी का कोई भी ऐसा मेन रोल होता है ना, उसको ज़रूर देखते हैं कि वो कैसे हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। तो चाहे वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं भी है, हम फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट को इसमें देखते हैं। और नेक्स्ट आता है लास्ट इज ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिसका मतलब होता है कि हमने अपने इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है और ग्लोबली अपने बिजनेस को मेंटेन रखना है, अगर आप अपने बेटर रिटर्न्स चाहते हो और अच्छी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर। दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए, ये हो गया। और अब एक लास्ट 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 टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, एचआरए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या होता है सर? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम जो, मतलब वो मेथड जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसको सर? अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। सर मतलब क्या होता है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कितना खर्चा लगा है हमारा,
हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, दैट मेथड दो जो अकाउंटिंग हमें ये चीज़ें सिखाती है कि हमने अपने उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंट एलोकेशन कैसे करनी है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहे हैं, ये सब चीज़ों को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करनी पड़ती है। दैट्स इट। अब इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं सर, हम डिसीजन ले सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। मतलब क्या था सर कि जो एचआरए होता है वो हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करता है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। मतलब क्या है कि जब एचआरए हो जाती है मतलब हमें पता चल जाता है कितनी कॉस्ट सुटेबल लगनी चाहिए, कैसे हम अपने एलोकेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज में, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूरी हैं, कितनी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए हमें, कितनी वैकेंसीज को फिल कैसे करना है मतलब ईजिली, ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं और ये जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करने का एक वे हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग के ज़रिए, तो हम डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है टैलेंट मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हमें अकेला यही नहीं बताता कि सर हमने कैसे अपने रिसोर्सेज को पुट आउट करना है, बल्कि वो हमें टैलेंट मैनेजमेंट भी सिखाता है। मतलब कैसे सर कि ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ द एचआरए टू असेस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट कि जब हमने अपने पर्सन्स को रिक्रूट किया और और सिलेक्ट किया, तो जब वो हमारे बिजनेस में लेकर आए हैं उन चीज़ों को, तो उससे हमारे बिजनेस में कितना टैलेंट इंक्रीज हुआ है या फिर कैसे हम अपने बिजनेस में उस टैलेंट को और बढ़ा सकते हैं, ये भी देखने के लिए कहीं ना कहीं एचआरए ने ही बेस बनाया था। तो बेस जो चीज़ बना देती है उसके लिए ये इंपॉर्टेंस भी बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Human capital in financial statement enhance the completeness and transparency of financial reporting, offer a more accurate representation of the organization overall worth। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जब मतलब आता है तो वो मतलब ये निकल के आता है कि हमने अपनी बिजनेस में रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है। मतलब इन शॉर्ट फाइनेंशियली हमने अपने आप को कैसे रिपोर्ट करके रखना है, एक अच्छे वे में अपने बिजनेस की पोजीशन कैसे बना के रखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन। सिमिलरली जो एचआरए है वो हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल में रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो हमारी लेबर लगी हुई है, जो हमारे ह्यूमंस काम कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है जब वो मैनेजमेंट हम सीख जाएंगे ना, तो उनके अकाउंट्स को बनाना आसान है। तो उनके अकाउंट्स के बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे बाकी रिजल्ट्स में उनका इम्पैक्ट अच्छे से पड़ेगा। तो हम अच्छे से हर चीज़ में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग। एचआरए हमें बेंचमार्क सेट करना भी सिखा देता है कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए हमें कितने बेंचमार्क्स चाहिए, मतलब कितना बेंचमार्क होना चाहिए। मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स की जब हम इवेल्युएशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितना अच्छे से काम किया, हमें कितना रिटर्न दिया, तो ऑटोमेटिकली उस पीरियड आने वाले पीरियड के लिए हम उतना ही बेंचमार्क सेट कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है या जितना हमें चाहिए। डन। इसके अलावा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जी, जब हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से सुटेबल वे में लगा देंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होता है वो अकेला यही नहीं कहता हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसको ये होता है कि बिजनेस की हर चीज़ जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है वो अच्छे से काम कर रही हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके वर्कर और उसकी लेबर। तो जब हम अपने लेबर्स को कंट्रोल में रखेंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि भाई साहब जब तक लेबर अच्छी चल रही है, बिजनेस में काम और प्रॉफिट कभी कम नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही रहेगा। ठीक है जी, दैट्स इट। अब सर इसकी ज़रूरत के साथ साथ इसमें क्या मेनली लिमिटेशंस कवर होती हैं, तो सबसे पहले है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू टू ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। ऑफ कोर्स जब हम अपने ह्यूमंस के ऊपर एक तरीके से चेकिंग करते हैं ना या असेसमेंट करते हैं, तो वो एक अजम्पशन या फिर वो एक ह्यूमन बेसिस पे करते हैं। यानी अब मैं किसी चीज़ को जज कर रहा, तो जब मैं बीच में आ जाता हूँ ना, तो इसी तरीके से कोई और पर्सन भी है जो उस चीज़ को जज कर रहा है, तो मेरा जजमेंट अलग है, उसका जजमेंट अलग है, तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिविटी इसमें आएगी ही आएगी। इसके बाद है इंटेंजिबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो इंटेंजिबल फॉर्म में होता है। कैसे सर? मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी लेबर ने काम किया। अब कितना काम किया है वो एक मॉनेटरी टर्म में तो पता चल जाएगा, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म्स में उसको कैसे बताएं कि बहुत ज़्यादा किया, कम किया, अरे भाई कितना कैसे पता चलेगा? तो वो चीज़ें जो है इंटेंजिबल होती हैं, और इंटेंजिबल चीज़ों को जब तक हम कुछ भी कर ले, रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी, वो कैसे पॉसिबल है? आई थिंक दिस इज़ अ मेन लिमिटेशन।
ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क का मतलब होता है जब तक वर्क एक है तो वह हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब हम वर्क को बार बार चेंज करते हैं, एक ह्यूमन को दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं, उसके उस परफॉर्मेंस के ऊपर उसका रिजल्ट अच्छा ना आए, तो ये प्रॉब्लम में डाल देता है कि भाई साहब एक पोजीशन के लिए तो वो अच्छा है पर दूसरी पोजीशन में उसका रिजल्ट वो अच्छा नहीं है। ये एक फैक्टर को तो सही करेगा कि उसकी स्पेशलाइजेशन एक चीज़ में है, बट दूसरे फैक्टर में अगर वो अच्छा नहीं है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी डाल सकता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए एक पर्सन के लिए, मतलब एक पोजीशन के लिए एक ही पर्सन है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। देन उसके बाद आता है रिजर्वेशन अमंग एम्प्लॉय। टैलेंट को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, बस इसमें ये चीज़ है। और सबसे लास्ट में आता है डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल चेंज होती रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पुट अप नीचे, मतलब उसके माइंडसेट्स चेंज होते रहते हैं, उसको कौन सी पोजीशन अच्छी लगे या ना लगे, या फिर कह लो कि कितना हमने कितना मतलब उसका टाइम होना चाहिए, कितनी सैटिस्फैक्शन ज़रूरी है, कितना नेचर ऑफ एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स रखना है या नहीं रखना है। मतलब इन शॉर्ट ह्यूमन नेचर को समझना एक तरीके से ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो जब तक डायनामिक नेचर है ना उसकी, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटीज बेस बन जाता है किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग के अंदर। दैट्स इट। अब मैं ये कहूँगा कि सर इसके बाद जो मेथड है ना, मैंने इतनी आराम से और इतनी आसानी से आपको एक टेबल फॉर्म में बता दिए ताकि ये क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम ना दे अगर आ जाता है कहीं पे थ्योरी में, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है कि हमने हिस्टोरिकल बेसिस पे अपनी वैल्यूएशन करनी होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉयज बाय कंसीडरिंग रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। मैंने देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्क्रिप्शन, एडवांटेज और चैलेंजेस के बेसिस पे 3 बॉक्स बना के दे दिए। ये मेरा यही पर्पस रहता है कि जितना हो सकता है मैं उस वीडियो को कम से कम रखूं, और जितना आसान वे आपके खुद के पढ़ने का हो वो आपको आसानी दे दे, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकली आपको मैंने बस इतना ही बता दिया कि हिस्टोरिकल बेसिस पे यानी वैल्यू जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो हमारी सारी की सारी किस बेसिस पे होती है, हिस्टोरिकल बेसिस पे होती है, कि जो भी हमने रिक्रूटमेंट करी थी, ट्रेनिंग करवाई थी, उसके बेसिस पे। जबकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि आज हम कैसे रिक्रूटमेंट करें उस चीज़ को, मतलब कैसे रिप्लेस करें, मतलब रिप्लेसिंग द एम्प्लॉयजेस, मतलब रिप्लेस के ऊपर, मतलब रिप्लेसिंग जब मैंने करी है उसके ऊपर मेरा रिक्रूटमेंट खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, वो चीज़ों को वैल्यूएट करने वाला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। मतलब मैंने जब रिप्लेसमेंट करी है तो अगले जो एम्प्लॉयज़ है उनको रिक्रूट भी करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसका जो खर्चा है वो अलग से लगेगा। तो ये 2-3 मेथड्स जो मैंने लिखे हैं ना, आई होप ये आप खुद भी अच्छे से कर सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। मेरा ये पर्पस था कि मैं आपको बेसिस क्लियर कर दूं, और ये जो अकाउंटिंग का मैराथन है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 टू 49 मिनट्स में थ्योरी का पर्पस डन कर दूं। तो हो चुका है मेरे ख्याल से ये सारा कुछ अब डन। तो बहुत कोशिश करी है मैंने आपको सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से बताने के लिए, और बच्चों को लास्ट मोमेंट पे अगर कोई चीज़ समझनी है उसको बताने के लिए। हाँ जी, एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं भूल चुका था, सॉरी। फंड फ्लो और कैश फ्लो का डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से आप कर सकते हो, लेकिन एक कॉमन एंड कंपैरेटिव साइज जो मैंने कहा था, मैं एक बार उसका बेस बता देता हूँ कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक्सप्रेस द ईच लाइन आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ बेस। अच्छा, मुझे ये बस इतना बताना कि सर ये तो लाइन लिखी हुई है, लेकिन क्या आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को करा है? ऑफ कोर्स करा है सर। तो 5 नंबर के लिए अगर मैं आता है डिफरेंस तो मेरे ख्याल से अच्छे से कर सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कॉमन का या कंपैरेटिव का, अच्छे से कर सकते हो। कैसे? अब देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है, हम एज अ परसेंटेज फिक्स कर देते हैं। मतलब अगर आप इनकम स्टेटमेंट कर रहे हो तो सेल की परसेंटेज के साथ सारे लिंक हो जाते हैं, अगर आप बैलेंस शीट कर रहे हो तो उसके टोटल में सब कुछ लिंक हो जाता है। तो दैट्स इट, यही तो लाइन लिखी हुई है। उसके अलावा उसमें हम कंपैरिजन वर्टिकल बेसिस पे करते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल बेसिस पे करते हैं। ये तो क्लियर है ना। उसमें हम 4 कॉलम्स यानी एब्सोल्यूट चेंज भी देखते हैं और परसेंटेज चेंज भी देखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ परसेंटेज पता चलता है और एब्सोल्यूट जो चेंज है वो ऑटोमेटिकली गिवन होता है, राइट। तो कॉमन और कंपैरेटिव में जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिकली जितना कर चुके हो उतने ही तो पॉइंट्स लिखने हैं, और वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जो कंपैरेटिव है वो सिंगल बिजनेस के लिए हो सकता है। लास्ट पॉइंट देख सकते हो कि सुटेबल फॉर सिंगल पीरियड, सॉरी कॉमन, कॉमन एक ही पीरियड के लिए सुटेबल है क्योंकि आप ऊपर से नीचे एनालिसिस कर रहे हो, जबकि हिस्टोरिकल जो है वो सभी के लिए हो सकता है, ठीक है ना। इतना, हाँ जी, तो बस यही तो बेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपका बनाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात बस समझा करो
क्योंकि जो चीज़ें हैं ना पढ़ के तो मैं भी बता सकता हूँ और समझा सकता हूँ। बस मैंने समझाया है आपको कि इन चीज़ों को कैसे लिख लेना है आपने। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल है, आप यह चाहे मेरे नोट से पढ़ो और चाहे जो मैंने 2-4 पॉइंट्स आपको बताए, मेरे ख्याल से वही बहुत ईज़ी निकले आपके लिए तो, राइट? तो जब आपको बेसिक क्लियर हो जाए ना तो आप लिखने में भी सुटेबल रहते हो और समय तो आपने लिया ही है इन चीज़ों को। आई होप आपको ये सारा मैराथन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना? और मेरी ओर से चाहे आप कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट है, तो आप वहाँ से आप ले सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी वे में, किसी प्रैक्टिकल्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग द प्रैक्टिकल क्लासेस एज वेल। तो एट अ लास्ट मोमेंट मैं आपकी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन और डाउट्स पूछने हैं तो किसी भी टाइम पे वो मेरे से पूछ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं और हमारे लिए उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना? दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हैव अ